फैक्ट्स पे बेस्ड तकरीर थी। Mr. Zulfikar Ali has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Muhammad Muqaddat Ali Khan Sahab has requested for grant of leave for 4th of March. Is leave granted? Granted. Rana Muhammad Faraz Noon Sahab has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Usman Ali Sahab has requested for grant of leave for 4th to 8th March. Is leave granted? Granted. Ji Umar Sahab. मिनट के लिए बहुत जरूरी, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आपका और इस हाउस का तवज्जो अफजूल करना चाहता हूँ। प्रिविलेज मोशन मैं और मेरे साथी सर मूव करना चाहते हैं। कल यहाँ पे आइन के मुताबिक और रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक मैं बहसियत वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था और मेरी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझ नाचीज़ को अपने लीडर इमरान खान साहब के कहने पे 92 वोट दिए। तकरीर नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आ रहा हूं सर। सर मसला ये है कि यहां पे जिस वक्त मैं तकरीर कर रहा था, मेरी तकरीर में एक लफ्ज प्रिजाइडिंग ऑफिसर या डिप्टी स्पीकर या स्पीकर ने एक्सपंज नहीं किया। फैक्ट्स पे बेस्ड तकरीर थी। बार हमने पॉइंट आउट किया, आप रिकॉर्ड अपना चेक कर लें कि लाइव फीड नहीं होती थी, चेंज करते थे। शहबाज शरीफ भी या उसके साथ कोई पर लगते हैं या वो उड़ के ऊपर से तकरीर कर रहा था तो फिर मैं मान जाऊंगा कि उसकी तकरीर लाइव वो आप दिखा रहे थे अनइंटरप्टेड, या वो जमीन पे खड़ा होकर यहाँ पे तकरीर कर सकता था तो वो उतना ही वजारत उज़्मा का कैंडिडेट था जितना कि मैं नाचीज था। उसकी स्पीच लाइव दिखाई गई और मेरी स्पीच बार इंटरप्ट की गई। उसके खिलाफ जनाब स्पीकर मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूं। नंबर 1। नंबर दो जी प्लीज नो क्रॉस टॉक। नंबर 2 जनाब स्पीकर, नंबर 2 यहां पे सर हमारे एलाइड पार्टीज के हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, इस हाउस के सीनियर मोस्ट रुकन है जनाब। प्रिविलेज मोशन भेज दीजिए मुझे। जी माइक को महमूद खान अचकजई साहब। सर ये फैशिस्ट हुकूमत है, वो कहते हैं सर चोरी से फिर जाता है। हुकूमत तो बनी नहीं है सर मेरी गुजारिश, जस्ट गिव मी 1 मोर मिनट, एग्जैक्ट 60 सेकंड्स में मैं बात मुकम्मल करूंगा। सर फैशिज्म की इंतहा, रात को महमूद खान अचकजई साहब के ऊपर रेड हुआ, इनके घर के ऊपर, इनके मुहावजों को उठाया गया, उसकी हम लोग कंडेमनेशन करते हैं शदीद अल्फाज में यहाँ पे सब लोग हम लोग। नंबर 2 सर महमूद खान अचकजई साहब की तरफ से प्रिविलेज मोशन आएगी और हम लोग उसको पूरे तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। सर यहाँ पे तीसरी अहम बात, मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब। नहीं प्लीज लेट्स नो प्लीज लेट्स गो बाय द रूल्स, लेट अस गो बाय द रूल्स। उमर साहब, यू आर अ सीनियर पार्लियामेंटेरियन, यू हैव बीन हियर प्रीवियसली आल्सो। देखें आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया था, प्रिविलेज मोशन भी उसमें कर दिया, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी कर दिया, तीसरी बात भी कर दी। नो लेट्स गो वन बाय वन। नो नहीं प्लीज आप प्रिविलेज मोशन दीजिए। ठीक है जी। मैं ऑनरेबल मेंबर्स को यह बताना चाहता हूं कि हमने रूल 30 के तहत आपकी टेबल्स पे लिख के रख दिया है कि ये हाउस किस तरह चलता है और क्या रूल्स हैं, कवायद हैं। यार देखें प्लीज। जी उमर साहब। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, हमारा तहरीक इंसाफ का वर्कर फॉर्म 47 के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, मासूम शहरी, उसको इलीगली पंजाब पुलिस ने डिटेन किया, टॉर्चर किया, बिस्तर मर्ग पे है। उसके खिलाफ पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही, पंजाब पुलिस, कोई उसकी फैमिली के मेंबर्स करीब नहीं आ रहे हैं। हम लोग आपकी अटेंशन, इस हाउस की अटेंशन उसकी तरफ करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं। डॉक्टर उस्मान को वहां से जो IG पंजाब है इमीडिएटली रिमूव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स करें। इसके साथ साथ मेरे 2 हल्के हैं जहां पे रिकाउंटिंग हुई है, NA 79 चौधरी एहसानुल्लाह। 5वां पॉइंट है। वेरी साहब एक सेकंड, 1 मिनट उमर साहब। देखिए कोई पॉलिटिकल वर्कर अगर जख्मी होता है, हर्ट, तो ये सबको तकलीफ होती है। ये सिर्फ आपको या इधर नहीं तकलीफ होती, हर इंसान को तकलीफ होती है। जी
आई एम डन, बहुत शुक्रिया सर। ये चौधरी एहसानुल्लाह वेरिक साहब, इनकी रिकाउंटिंग अभी होनी है। ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस। चौधरी बिलाल इजाज साहब यहाँ पे NA81 के यहाँ पे हाउस के मेंबर्स हैं। फिर उन्होंने पेंडोरा बॉक्स को खोल रहे हैं, बनता नहीं है सर। और इसके साथ साथ हमारे हाउस के मेंबर NA154 लोधरा से राना फराज नून साहब और हमारे मोहम्मद सादुल्लाह बलोच साहब NA97 फैसलाबाद 3 से, इनकी फजूल में ये रिकाउंटिंग उन्होंने कराई है। बनता ही कोई नहीं है सर। इस पे मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आपका इकबाल शाह, दैट शुड बी फिक्स्ड एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। थैंक यू जी। मैं आप सब अरकान में गुजारिश करूंगा कि हम आपकी टेबल्स पे रूल 30 के तहत कि हमने प्रोसीडिंग्स कैसे चलानी है, उसमें क्या क्या हैं। हम सब का ये हाउस सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है, ये ऑपोजिशन का भी हाउस है, तो इसलिए वो हम टेबल पे करा रहे हैं। जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जी बिलावल साहब, मैंने आपको फ्लोर दिया था सर। अचिक साहब कुछ 2 मिनट के लिए तकरीर करना चाह रहा है। कल आज सुबह मुझे पता चला कि शायद एक रेड हुआ है एक अचिक साहब के घर पे। न मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या अगर ये बलूचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूँगा कि वो एक्शन ले। अगर कोई इलीगैलिटी था भी सही, वो इन्वेस्टिगेट कर देते, फिर वे ये एक्शन ले लेते तो ज़्यादा मुनासिब होता। जैसे आपको मालूम है चिकित्सा साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। तो यही वजह है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अचिक साहब को आप बोलने दें, फिर मैं ज़रूर तकरीर करूँगा। जी। एक तो बिलावल साहब, मुझे इस खबर की कोई इत्ला नहीं है। दूसरा, चीफ मिनिस्टर साहब से बात भी कर लेंगे वहाँ पे। जी महमूद खान साहब। जनाब स्पीकर शुक्रिया। थोड़ी सी जनाब स्पीकर, न मैंने जज्बाती तकरीरें करनी है, न मैंने खुदा न खास्ता किसी को बेइज्जत करना है। हम रिवायत वाले लोग हैं। जनाब स्पीकर, दिस इज माई 5th term. History repeats itself. First as a tragedy and then as a farce. तो मेरा ख्याल में हम वो we've reached the farce stage or the farcical stage in Pakistan's long and arduous democratic journey. मैं अपना ख़ानदान का तीसरा नस्ल का नुमाइंदा हूँ जो इस हाउस में इस बार दूसरी दफ़ा के लिए मुंतखब हुआ हूँ। आप सब जो ख़ास तौर पे जो नए मेंबर्स हैं, मैं उनसे के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा कि जब आप नेशनल असेंबली में पहुँचते हो और उस एंट्रेंस से आप मेन एंट्रेंस से जब आप अंदर आते हो तो उसके ऊपर एक तख्ती लगा हुआ है। इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन स्टोन है, और इस फाउंडेशन स्टोन पे वो उस फाउंडेशन स्टोन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लगाया। ये जो
हॉल है, ये जो आवान है जनाब स्पीकर, ये ना मेरा है ना इनका है, हम सबका है। And this is the mother of all institutions, the most powerful institution. And अगर इस हाउस के तमाम मेंबर्स ये बात समझे कि अगर इस जमहूरी इदारा को हम ताकतवर बनाएंगे तो हम अपने आप को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम को ताकतवर बना रहे हैं। और जब हम इस इदारा को कमज़ोर करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने आप को मगर इस वफाक को, इस जमहूरी निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं इस असेंबली में शायद उन मेंबरान में से हैं जो कम उम्र के हैं, और मैं तमाम अपने बुज़ुर्गों से एक बार फिर, मैंने पिछले असेंबली में इस बात पे ख़त्म किया था और इस असेंबली का आगाज़ इस बात से करना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बुज़ुर्गों से अपील करता हूँ जो 6-6 दफ़ा इस हाउस के मेंबर्स बनने आ रहे हैं, चाहे वो उस तरफ बैठे हैं चाहे वो इस तरफ बैठे हैं, कि हम इस किस्म का फैसले ले जिससे ना सिर्फ ये इदारा मजबूत हो मगर हम आने वाले नस्लों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, उन नौजवानों जिनका मैं भी क्लेम करता हूँ, आप भी क्लेम करते हो कि आप उनका नुमाइंदगी कर रहे हो, कि हम ऐसे फैसले ले ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। अगर उनमें से कोई ये फैसला करे कि वो इस हाउस का मेंबर बनना चाहे, वो सियासतदान बनना चाहे, वो जमहूरियत का, इन इदारों का मेंबर बन के अपने अवाम का मसाइल का हल निकालना चाहे, तो उनके लिए आसानियां पैदा हो। वो जब अगला नस्ल इस हाउस के मेंबर्स होंगे, उनको हमें दुआ देना चाहना चाहिए कि हमने अच्छे फैसले लिए, ना कि वो हमें गालियां दें। ये किस किस्म के लोग थे जिन्होंने अपना ही इदारा को, अपना ही जमहूरियत को, अपना ही मुल्क को कमज़ोर कर दिया है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कल जब, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब का तकरीर हो या कायदे इस इख्तिलाफ का तकरीर हो, जिस तरीके से इस हाउस के मेंबरान यहाँ आके एहतजाज के नाम पे जो गालियां दे रहे थे एक दूसरे को, पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख के बहुत ही मायूस होंगे जनाब स्पीकर। इसलिए इस वक्त वो हमारे तरफ देख रहे हैं और पाकिस्तान जिस खतरा में है, मैं समझता हूँ कि हम एक बहुत ही खतरनाक मरहले पे पहुंच चुके हैं। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान के बारे में इस कमरे में तमाम मेंबरान वाकिफ है, इसलिए नहीं कि हमारे लिए, इसलिए सिर्फ नहीं कि आप सबके लिए मुआशी मुश्किल होते जा रहे हैं, मगर मेरी तरह आप सब ने हाल ही में इलेक्शंस में हिस्सा लिए, पाकिस्तान के अवाम से इंटरैक्ट करते रहे, और जो भी लोग के जनाब स्पीकर इस इलेक्शन में अगर पाकिस्तान के अवाम ने वोट दिए तो इसलिए कि वो चाहते हैं कि इस मुल्क को और उनको उस मुआशी बहरान से निकाला जाए। ये महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी का जो सुनामी पाकिस्तान के अवाम उसकी तकलीफ़ में है, वो हम सब की तरफ देख रहे हैं कि हम उनको इन मुश्किलात से निकालें। और वज़ीर आज़म साहब ने भी अपने तकरीर में अपने मंसूबे के बारे में बात की। कायदे इस इख्तिलाफ ने अपने मौक़िफ़ इन इश्यूज़ पे ज़रूर बात किया, मगर पाकिस्तान के अवाम को वो पॉइंट नहीं पहुंच सका। इसलिए अफसोस के साथ, चाहे वो इस तरफ के बैक बेंचर्स थे या उस तरफ के बैक बेंचर्स थे, वो दोनों साहिबान की तकरीर के दौरान एहतजाज कर रहे थे। दूसरा, कायदे इस इख्तिलाफ एहतजाज कर रहा है कि उसकी स्पीच जो है वो पीटीवी पे नहीं दिखाया गया। अब ये जो रवायत खान साहब ने डाला था, मेरा ख्याल में इस रवायत को हमें बरकरार नहीं रखना चाहिए और इस हाउस के मेंबरान की तकरीर को ज़रूर
लाइव चलना चाहिए, ख़ास तौर पे जनाब स्पीकर अगर मुझे 2 घंटे यहाँ हो के उस तकरीर को सुनना पड़ा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये मौका दिया जाता तो बेहतर होता। मैं चाह रहा था कि मैं अपना स्पीच का आगाज इस बात से करूं जनाब स्पीकर कि मैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इस इलेक्शन कैंपेन में जिन पे हमले हुए, कुछ उनमें शहीद हुए, मैं उनका जिक्र भी करना चाह रहा हूं। हमारा इसलिए अगर हम यहां पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। और मेरे जमात के कारकुन जैसे कि कराची के शहीद अब्दुल वाहिद अवान, शहीद साबिर मक्सी और शहीद अब्दुल रहमान ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है ताकि हम इस हाउस पे पहुंच सके। शहीद अब्दुल रहमान जनाब स्पीकर कराची से ताल्लुक रखता है, 12 साल का बच्चा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपने वोटर्स को खौफज़दा करवाने के लिए उनको एक गोली लगी, सर पे लगी। पहले वो ब्रेन डेड था और फिर शहीद हो गया जनाब स्पीकर। मोरो में बिलाल जरदारी नाम का मेरा सियासी कारकुन इलेक्शन में शहीद हुआ। नौशेर फरोज में मंसूर अली शहीद हुआ। मीरपुर खास में रजा खोसो साहब शहीद हुआ। और बलोचिस्तान में जनाब स्पीकर हमारे उम्मीदवारों के ऊपर ग्रेनेड अटैक्स होते रहे पूरा इलेक्शन में। उनका कुछ इंसिडेंट्स का मैंने नोट किया, मैं आप रिकॉर्ड पे ले आना चाह रहा हूं। 2 ग्रेनेड अटैक्स हमारा उम्मीदवार ज़हूर बलेदी साहब जो तुर्बत से ताल्लुक रखता है उन पे हुआ था इस इलेक्शन में। मंड में ग्रेनेड अटैक हुआ, मेरा उम्मीदवार मीर अस्करिन साहब था। अली मदद जटक साहब क्वेटा में बम धमाके, उसके दफ्तर पे 2 लोग इंजर्ड हुए। मुस्तुंग में हमारे उम्मीदवार पे ग्रेनेड अटैक हुआ। खुजदार पे अटैक्स होते रहे। कच्ची में हमारा उम्मीदवार पे अटैक भी हुआ और 2 उनके कारकुन शहीद हुए। शाजिया मरी साहिबा ने अभी मुझे ये भेजा है कि शहीद अब्दुल मालिक सांगर से शहीद हुआ। और जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में इलेक्शंस ऐसे होते हैं कि हमारे कारकुन को शहीद किया जाता है। इस किस्म के वाक़ये के मैं एक बार फिर मज़ामत करता हूँ। मैंने अपने इब्तिदाई तकरीर में पिछले असेंबली में भी हारून बुलौर साहब पे जो कातलाना जो शहीद हुआ और रेसानी साहब, और इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि आज उनका बेटा सबसे नौजवान नुमाइंदा मेरे साथ नेशनल असेंबली में मौजूद है। बट द पॉइंट इज जनाब स्पीकर, इस तरफ हो या उस तरफ हो, आई थिंक वी कैन ऑल एग्री कि 1 लाइफ इज टू मैनी लाइव्स। एंड हमें ऐसे एक निज़ाम बनाना चाहिए कि हमारे कारकुन को जान कुर्बान ना करना पड़े सिर्फ एक इलेक्शन की वजह से। अब मैं अगर इस हाउस का मेंबर हूं तो मैं चाहूंगा कि हम ऐसे काम करें कि मैं उनके ख़ानदान को बता सकूं कि उनकी कुर्बानी जो है वो ज़ाया नहीं हुए और हम उनका ख्वाब पूरे करने के लिए दिन रात इंशाअल्लाह ताला मेहनत करेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने वज़ीर आज़म साहब से पहले मैं मुबारकबाद दूँ वज़ीर आज़म साहब को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को, चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा अली अमीन गंतपुर साहब को,
चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम शरीफ साहिबा को, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान सरफराज भुगटी साहब को कि आप सब अपने ओहदे पे मुंतखब भी हुए हैं और पूरा मुल्क, इस मुल्क के अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं कि इस क्राइसिस में, इस बहरान में आप सबको वो किरदार अदा करना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की मीशत को और पाकिस्तान की वफाक को। अगर हमारा साथी कल एहतजाज नहीं कर रहे होते तो उनको वो वज़ीर आज़म साहब का तकरीर सुनते तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने भी हमारा जो जॉइंट इजलास था उसमें भी उठाए और वज़ीर आज़म साहब ने अपने तकरीर में उठाए हैं कि अगर हम उन पर अमल दरामद करते हैं तो मेरे ख्याल में हम काफ़ी जो बहरान पैदा हुआ है उसको एड्रेस करना शुरू कर सकते हैं। एक उनमें से ये कि वज़ीर आज़म साहब ने ये ऑफ़र किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज़ दी, हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं मगर जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। आप अगर हम एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जहाँ हम सब अग्री करते हैं कि रूल्स ऑफ द गेम क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। जब आप क्रिकेट भी खेलते हो तो क्रिकेट का रूल्स होते हैं, आप उस रूल्स के मुताबिक खेलते हैं। जीत हार तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, पर आप रूल्स के मुताबिक खेलते हो। जो जीतते हैं वो जीतते हैं, जो हारते हैं फिर वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ वो हार को कबूल करते हैं। एक ये चीज़ हम तय करें जनाब स्पीकर, एक ये चीज़ हम आपस में तय कर ले तो पाकिस्तान के 90% जो मसले हैं हम वो हल कर सकेंगे। दूसरा जो बात की गई वो चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की बात की गई। मैं ये समझता हूँ कि ये भी बहुत ज़रूरी है। इस हाउस में किसी एक जमात के पास वो मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है जहां आपको मजबूरन मिल बैठ के फैसले करने पड़ेंगे, कोई एक जमात फैसला नहीं कर सकते। आपको अपने तमाम नेशनल असेंबली के रिजर्व सीट्स मिल भी जाए, आप ये कुर्सी नहीं संभाल सकते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट्स के बगैर। पाकिस्तान के अवाम हमें ये पैगाम भेज रहे हैं कि हमारी लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अगर वो चाहते वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे, पर चले अब नहीं दिया। तो अगर देते तो हुकूमत उनका होता। Please, no crock, दस्ती साहब। Anyway, अवाम ने नहीं दी इनको मेजॉरिटी और उनका हुकूमत कि आप यहाँ आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। मैं 6 साल पहले 5 साल पहले 10 kilograms of wheat flour would cost less than 400 rupees. Today it costs more than 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, dal have all increased by 113%, 217%, 353% respectively. और ये तमाम इसलिए मेरे अवामी मुआशी माहिदा जो मैंने इलेक्शन में इस्तेमाल किए उसमें से ये अब सब तमाम पुराने नंबर्स होंगे, इससे भी ज्यादा होगा। 8 साल 9 साल पहले a poor family with a joint income of 35,000 rupees
could buy sufficient amounts of atta, edible oil, milk, and other food items to provide nutritious food to their families, afford a two-room house, and put their children through school, and have enough savings for either a medical emergency or recreation. आज का मतलब एक साल पहले जब मैंने ये document लिखा था, the same family would need a joint income of 70,000 rupees to fulfill those needs. पाकिस्तान के अवाम जाए तो कहाँ जाए जनाब स्पीकर? आप बिजली के बिल बेचते रहते हैं, उनको खाना पीने की अशिया के बंदोबस्त करना पड़ता है, प्राइसेस में इजाफा होते जा रहे हैं, उनके आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है। हम ऐसे मुआशी बुरान में पहुंच चुके हैं जो कि कुछ बैरूनी मामलात की वजह से, जो कुछ पूरी दुनिया में जो मुआशी हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और कुछ इसलिए कि इस मुल्क में हमने ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जिससे आज हमारा पाकिस्तान के अवाम और पूरा मईशत मुश्किल में है। मेरा उम्मीद है अगर इस हाउस में तमाम सियासी जमातें मिल बैठते हैं, मईशत पे बात करते हैं, अपने इनपुट देते हैं, तो जो भी पॉलिसी वज़ीर आज़म साहब सामने लेकर आएगा वो आप सब साहिबान का अगर इनपुट उसमें होगा तो वो बेहतर पॉलिसी होगा। अगर आप इनपुट नहीं देते हैं और आप कहते हो कि मैं ये वज़ीर आज़म नहीं मानता हूं तो मैं नहीं बात करूंगा, तो फिर जो भी शहबाज शरीफ साहब का पॉलिसी होगा आप उस पर तनकीद तो नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने आपको मौका दिया, हम सब आपको दावत दे रहे हैं कि आए मिल बैठ के पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को इस मुआशी मुश्किल से निकालें। मेरे एडवाइस आपको यही होगा कि आप प्लीज इस बात पे हमारे साथ थे। जनाब स्पीकर, पीएम साहब ने तो बहुत बातें की कल की तकरीर में, और मैं उस पे आना चाह रहा हूं। जो कायदे इस पे इख्तिलाफ ने कहा कि हमारा कोई नजरिया है, उस पे मैं इख्तिलाफ करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा नजरिया रहा है हम हर इलेक्शन अपने मंशूर के मुताबिक लड़ते हैं, और इस इलेक्शन में भी हम अपने मंशूर के मुताबिक लड़े हैं। और आई कैन प्रॉमिस यू कि उमर अयूब साहब को अपना मंशूर के बारे में इतना नहीं पता होगा जितना मुझे अपने मंशूर के बारे में पता है। अब मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि इतना लंबा इलेक्शन कैंपेन के बाद तकरीबन तमाम सियासी जमातें अगर इस पे सारे पॉइंट्स पे में नहीं तो 80% जो अवामी मुआहदे में पॉइंट्स थे इस पे आ चुके हैं। पंजाब के नुमाइंदे हो, वफाक के नुमाइंदे हो, अपोजिशन के नुमाइंदे हो, उनके अपने तकरीरों में, उनके अपने पॉलिसी स्टेटमेंट्स में ऐसे बातें कर रहे हैं जिससे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। इसलिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद ये मुमकिन हो कि इस डॉक्यूमेंट का कुछ जो नुक्ते हैं उस पर अमल दरामद कर सकेंगे। कल शहबाज शरीफ साहब अपनी तकरीर में पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात के बारे में बात कर रहा था, और जहां सही बातें की गई, एक तो ऐसे बातें हैं जिस पे मैं इजाफा करना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात है उनके बारे में जो बात किया जाता है, दो ऐसे पहलू हैं कि अगर हम इनको एड्रेस करें तो वो फिस्कल शॉर्टफॉल जो है हम काफ़ी हद तक एक फिस्कल स्पेस बना सकते हैं। एक बात किया जा रहा था कि एनएफसी अवार्ड के बाद और सूबों को अपना पैसे मिलने के बाद वफाकी हुकूमत तो कर्ज पे चलता है। ये सही तो होगा, मगर ये सिर्फ इसलिए नहीं कि एनएफसी अवार्ड के मुताबिक वो सूबे के अपने हक दे रहे हैं, वो इसलिए कि 18वीं तरमीम के मुताबिक जो स्टेप्स वफाकी हुकूमत को लेने चाहिए थे वो ना मियाँ साहब का 2013 का 2018 तक का हुकूमत में हुआ, और ना 2018 से लेके खान साहब की हुकूमत में ये हुआ कि जो 18वीं तरमीम के मुताबिक वो वफाकी वजारतें जो डिवॉल्व होना चाहिए थे 2015 तक वो डिवॉल्व नहीं हुए, और अब डबलिंग चल रहा है। या वफाक में वो वजारतें हैं और होना तो वो सूबाई हुकूमत में होने चाहिए, वो वफाक में जो
ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो हमें भी कहते हैं, वो इनको भी कहते हैं, इन्होंने खान साहब को भी ये बताया था कि हम तो दिवालिया हो चुके हैं सूबे की वजह से, इन्होंने तो सारा पैसा ले लिया है। हकीकत यह है जनाब स्पीकर के 18 वजारतें ऐसे हैं जिनको डिसॉल्व होना चाहिए थे 2015 में। इनका सालाना खर्चा आपको पता कितना है? सालाना 328 बिलियन रुपीस। अगर ये 2015 में डिवॉल्व होते, जो आई थिंक 800 बिलियन का आप जिक्र कर रहे थे कल वजीर आजम साहब PIA के हवाले से ना, तो अगर 2015 में हम ये डिवॉल्व कर लेते तो वो इशू इसी पैसा के साथ हम हल कर सकते थे। आज भी आपका हुकूमत बनने जा रहा है, उस हुकूमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा नहीं होंगे। अगर हम होते तो 9-10 वजारतें तो हम ले लेते। तो मैं, आप आ जाए तो हम भी आ जाएंगे भाई। तो जमशेद दस्ती साहब, ये कांस्टेंट कमेंट्री अच्छा नहीं लगता ना। यू आर सीनियर पार्लियामेंटेरियन, करने दें बात, तो आपकी बारी आएगी, बात कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो हमें जब भी मैं ये इशू उठाता था इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो मुझे कहा जाता था कि आप तो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, आपको तो आप ये कैसे कदम उठाएंगे। तो अब मेरे ख्याल में ये मौका है कि शहबाज शरीफ साहब ये इनकलाबी स्टेप ले सकता है कि कुछ उन वजारतें में अगर आप एकदम से ख़त्म कर सकते हैं तो ज़बरदस्त, अगर एकदम से नहीं तो एक ट्रांजिशन तो आप कर सकते हैं 1-2 साल में उनको डिवॉल्व करके। जो थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वफाक को वैसे ही करना चाहिए, वो आप ये IOC क्या है, वजारत इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, वो वजारत को काम कर सकता है। दूसरा जो मैं बहुत खुश हूँ शहबाज शरीफ साहब ने जब कल कहा कि जो सब्सिडीज फर्टिलाइजर कंपनीज को दिए जाते हैं वो हम डायरेक्टली किसानों को देंगे। ये हमारा 10 नुकाती एजेंडा में मौजूद था। इस स्टेप को हम वेलकम करते हैं, मगर जनाब स्पीकर ये फर्टिलाइजर कंपनीज को, ये बिजली घरों को और बेसिकली अमीरों को हम सब्सिडाइज करते हैं, वफाकी हुकूमत सब्सिडाइज करते हैं। और अगर आप इसको टैली करते हैं तो सालाना 1500 अरब हमारा एलीट सब्सिडी है इस मुल्क है जनाब स्पीकर। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सीधा कंपनीज को जाते हैं वो हम बंद कर ले, बाकी पूरा नहीं तो आधा आप बंद कर ले। We can't afford to be a social welfare state for the rich जनाब स्पीकर। आप ये दो काम, वजारतें बंद, सब्सिडीज बंद कर देते हो, तो जो हम अब मुआशी बहरान का मुकाबला करना जा रहे हैं, उम्मीद ये है कि आपके पास फिर वो स्पेस होगा कि वो जो रिलीफ, चाहे हमें या आप या उनको जो वोट मिले, वो रिलीफ का जो मुतालबा पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, उम्मीद है कि आपके पास उतना गुंजाइश होगा कि आप वो रिलीफ जैसे अपने किसानों के लिए ऐलान किया, इसी तरीके से अगर हम बिजली में वो ट्रांसलेशन करें जिस पे शहबाज शरीफ साहब और मैं जब साथ कैबिनेट में थे, वजीर आजम था, तो जैसे हम बात करते थे कि हमें सूबे को ये स्पेस देनी चाहिए, सपोर्ट देनी चाहिए कि वो सोलर एनर्जी की तरफ जाए। अब इस तमाम हेल्थ की बात हुई, तालीम पे आपने बात की, आपके पास वो फिस्कल स्पेस अगर होगा तो फिर आप सूबाई हुकूमतों को इन जगहों में सपोर्ट कर सकेंगे और हम पाकिस्तान के अवाम को वो रिलीफ दे सकेंगे। तीसरा जो एक मेरा सजेशन होगा वज़ीर आज़म साहब के लिए कि हमने जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व किया तो तमाम सूबे, पहले सूबा सिंध ने बनाया SPR, फिर पंजाब, KP और बलोचिस्तान ने भी अपने प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स बनाए और तमाम सूबे के प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स का जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज का कलेक्शन है वो वफाकी हुकूमत का कलेक्शन को डिफीट करते हैं। हम परफॉर्म करते हैं और FPR हर बार फेल हो जाते हैं। एक और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है,
वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अब तक वफाकी हुकूमत की FBR कलेक्ट करता है। मेरा प्रपोजल जो मैंने इनकी हुकूमत में हमाद अजहर साहब को भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं आपसे ये प्रपोजल, आपको भी ये प्रपोजल दे रहा हूँ जनाब वज़ीर आज़म, कि वो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स अगर आप पूरे तरीके से डिवॉल्व नहीं करते हो तो आप कलेक्शन को, सूबे को कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और आप चारों सूबों को टारगेट सेट करें। हम मिल बैठ के भी वो टारगेट सेट करते हैं। एंड आई स्पीक फॉर सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, बाकी आप पंजाब और KP अपने फैसले देंगे। मगर अगर आप हमें ये कलेक्शन की जिम्मेदारी दें और हम टारगेट सेट करें, आप उसमें बिल बैठ के कि X आपका टारगेट है रेवेन्यू कलेक्शन का सेल्स टैक्स ऑन गुड्स से, अगर हम वो टारगेट पूरा करते हैं तो आपका काम हो गया। अगर वो टारगेट हम मीट नहीं कर सकते या अगर हम नाकाम होते हैं तो हम अपना सूबाई बजट से वो जो गैप है वो पूरा करके आपको वापस देते हैं। अगर हम आपका तयशुदा टारगेट से आउट परफॉर्म करते हैं तो फिर वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है या एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ तो वो सूबे को आप सूबे के पास छोड़े ताकि वो इस्तेमाल करें। हमें मोटिवेट भी करेंगे और आई गारंटी यू जनाब वज़ीर आज़म कि हमारा प्रोविंशियल जो रेवेन्यू बोर्ड्स है वो आपका वफाकी रेगुलेशन बोर्ड को इंशाल्लाह ताला आउट परफॉर्म करेंगे। जैसे ये मेरे पार्टी के पॉइंट्स है, वैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पॉइंट्स होंगे, वैसे बाकी सियासी जमातों के पॉइंट्स होंगे। आप हमारे साथ एक चार्टर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में अगर बैठते हो तो मेरा ख्याल में ये पूरा मुल्क का मुफाद में होगा और पाकिस्तान के अवाम यही हमसे उम्मीद रख बैठे हैं कि हम शायद इनके मसाइल का हल निकाले। आखिरी जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था, इतना शोर हो रहा था, मुझे मालूम नहीं कि आपने अगर तकरीर में ये जिक्र किया ये नहीं, कि ज़रूरी है कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। तो जुडिशल रिफॉर्म्स आपको मालूम है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से लेके आज तक हम उस पर नाकाम रहे। मैं हमारे ऑपोजिशन के साथी को भी दावत दूंगा कि चाहे वो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, उस पर आप हमारे साथ थे। अगर हम ये दो इश्यूज एड्रेस करते हैं, हमारा जुडिशरी के हवाले से तो वो शिकायतें लेकर आए, हम आके बैठते हैं, लेजिस्लेट करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर नहीं कर सकती। रही बात जनाब स्पीकर इलेक्शंस की, और हम जिस मुश्किल से हर इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों को जिस मुश्किल से हम गुजरते ही शायद कम लोगों को इस बात की अंदाजा हो। जब हम उस कुर्सी पे बैठ के आपके सामने हमारी शिकायतें रखते थे तो उन शिकायतों पे आप तंज करते थे। मैं आपकी शिकायतें पे तंज नहीं करता। हम जब कहते थे फॉर्म 45 तो आप हमारा मजाक उड़ाते थे। हम आपके मजाक नहीं उड़ाते। हम समझते हैं कि हमें सब मिल बैठ के इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, ताकि मैंने तो अब 2 इलेक्शंस इस हाउस में लड़के आया हूं। पिछली तकरीर में जब मैं उधर था और बात कर रहा था तो मैंने किस बात से इलेक्शन के हवाले से मैंने जो बात की कि कोट जनाब स्पीकर, उस वक्त असद कैसर साहब हमारा स्पीकर थे, कि कुछ लोग इलेक्शन रात को जो है डिक्लेयर विक्टोरियस डिक्लेयर हो चुके, कुछ लोगों को 3 दिन इंतजार करना पड़ा, और मैं आज तक अपना फॉर्म 45 का इंतजार में हूं। ये कोट अनकोट मेरा तकरीर जो मैंने इब्तिदाई तकरीर पिछले असेंबली में किया, और अफसोस के साथ मेरे दोस्त भी दूसरे भी इस किस्म की शिकायतें कर रहे हैं।
ना या हम इस पे धरना खेल सकते थे, मगर हमने ये खेला और मैं आपको बता सकता इतना कामयाब नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि हम इसको एड्रेस करें, अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। आप जानते हो कि कितने मुश्किल होता है ये इलेक्शंस लड़ना, कितना ना सिर्फ खर्चा होता है, कितना मतलब हर दिन एक जंग होता है, और सबसे बड़ा जंग जो है वो इलेक्शन डे का होता है। जो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं ना, इनको एहसास ही नहीं होता, इनको एहसास ही नहीं होता कि कितना मुश्किल एक एक वोट होता है। तो अब बाकी सबको भूले, हम सब आपके साथ हैं इस पॉइंट। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहता, जैसे वजीर आजम खान साहब नहीं चाहता था कि उसके मैंडेट पे कोई शक हो। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अभी दूसरा इलेक्शन लड़के हम यहां पहुंचे हैं, जब तीसरी दफा इंशाअल्लाह ताला में इस हाउस का मेंबर बनता है, मैं चाहूंगा कि इस किस्म का शोर वो नहीं होगा। इस काम के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, उमर अयूब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप दोनों के लिए हम मौजूद है कि जमहूरी स्पेस में रह के इस पार्लियामान के थ्रू, या जैसे भी आप समझते हैं मुनासिब है, कि हम इलेक्शंस में जो इरेगुलरिटीज है वो वंस एंड फॉर ऑल अगर हमने उनको एड्रेस करना है, तो जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकते हम करने के लिए तैयार हैं। जी बिलावल साहब। जी जनाब स्पीकर, एक तो बातें हैं फिर कंक्लूड। मैं वैसे इन पे बात नहीं करना चाह रहा था, मगर इसलिए कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कायदीन की नाम ली गई, तो मजबूरन इन पे मुझे बात करना पड़ेगा। साइफर की पे सवाल हुआ, ये बात हुआ जनाब स्पीकर, और कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कंपैरिजन किया गया, जिसका मैं मज़ाहमत करता हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उनका ट्रायल चल रहा था या अदालती कत्ल की जो सिलसिला है, उसमें फ्रॉम विद इन द कोर्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मेरे सीने में उसके वो पाकिस्तान के बारे में he knows a lot of secrets, but he will take those secrets to his grave and he would never compromise the national security of Pakistan. अब जहां तक साइफर है, मैं इस मुल्क का वजीर खारजा रहा हूं, मैं जानता हूं कि साइफर क्या होता है। आप हमारे अयूब साहब इस हद तक तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक कॉपी वजीर ये फॉरेन ऑफिस में होता है और फिर मुख्तलिफ ऑफिशल्स को, प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को एक्सेट्रा कॉपी भेजा जाता है। इस स्पेसिफिक साइफर के जो हमारा मोफा का कॉपी है और एवरी सिंगल अदर कॉपी इज अकाउंटेड फॉर। एक कॉपी का के लिए हम अकाउंट फॉर नहीं कर सके, और वो जो कॉपी वजीर आजम हाउस में था। अब कल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कह रहा था कि ये तो ब्यूरोक्रेट होता है, ये तो MS होता है, ये तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, इनका जिम्मेदारी। ये तो आप सही कह रहे होते अगर खान साहब खुद टीवी पे आके ये नहीं कहता कि जी मुझसे गुम हो गया। खान साहब ने खुद एक तो एडमिट किया कि he lost a national security document of the government of Pakistan, a confidential document of the government of Pakistan, जिसका कोडिंग के थ्रू हमें दिया जाता है ये साइफर। क्यों साइफर कहा जाता है इसको? Because it's encrypted। और अगर एक कॉपी को पाकिस्तान का दुश्मन को मिल जाता है, फिर वो हमारा कोड क्रैक कर सकते हैं, और जो पाकिस्तान के तमाम साइफर्स है, तमाम डॉक्यूमेंट्स है, they'll have the code to be able to break into those। और खान साहब को ये पता था,
As Prime Minister of Pakistan, you know this. ये जलसा में ऐसे लहराने की बात नहीं है. वो टेप्स जो लीक हुए जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है. क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को जनाब स्पीकर जब उसने अपने घर कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लिए थे? अमेरिका के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार के वो डॉक्यूमेंट्स वापस लिए और केस बनाए उसके. हमने ये नहीं किया, ना ही हमने तजवीज दी कि आप ये करो. कानून और आईन के मुताबिक ये भी हो सकता था. मसला कहां शुरू हो जाता है मेरे नजदीक? मसला तब कि जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है. सही या गलत वो तो आप अदालत में और दुनिया के सामने लड़े आपका केस. जब वो गिरफ्तार किया जाता है, आप अपनी बारी पे बात करें कायदे इस पे खिलाफ, मैं बात कर रहा हूं. हम सब ने आपका 8 घंटे की तकरीरें सुनी. जवाब दे देंगे. असद कैसा जी? सर आपने कल मेरा नाम लिया, मेरा पार्टी का नाम लिया. आप आराम से सुने. इस बात की जवाब हमें दे, इसलिए हम बड़े फिक्रमंद हैं कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि कप्तान ऐसे हरकत करे. आपके पास इसका जवाब होगा इंशाल्लाह. तो अगला दिन गिरफ्तारी के बाद that alleged cipher is printed in an international publication. तो मतलब, if you think the people of Pakistan are a fool, then you are wrong. हम सब जानते हैं कि जानबूझ के किसी ने उस साइफर की alleged कॉपी को इंटरनेशनल पब्लिकेशन में प्रिंट किया अपनी सियासत के लिए, ताकि अपने ऊपर जो करप्शन के केसेस बने उनको इस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए. इस कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट को जब आप लीक करते हो, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पब्लिसाइज करते हो, तो यू कॉम्प्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान. ये इस बात का मज़ामत भी बनता है. और जो कानूनी तरीके इसका इन अकॉर्डेंस टू द लॉ जैसे भी इसका सजा होता है या इसका इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होना चाहिए. और हम सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि वो ओथ अजगजाई साहब ने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उमर कायदे इज़्ब इख्तिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन हम सब के लिए है. अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं, डोंट फोर्स मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू. अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन दस्ती साहब प्लीज, इनफ इज इनफ नाउ. प्लीज बस करें. माइक खोलें बिलावल साहब. जनाब स्पीकर, अगर मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए, 100 दफा मुझे सजा दिलवाए. अगर कोई उस तरफ से इस कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो उनको सजा दिलवाए. अगर आर्टिकल 5 के बहाने से कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करके अदम एतमाद के वक्त ये हाउस डिसॉल्व किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हुआ है. अब हम अगर ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? बैठे मैं उस आदमी का नवासा हूं जिसने तख्तेदार पे फांसी कबूल किया, मगर अपने असूलों पे
अपने असूलों पे सौदा नहीं किया। ये जो लोग यहाँ हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पिछले 3-6 महीनों से इनको जमहूरियत और आईन याद आ रहा है, वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे, वो हमें ना बताए। आगा पीछे हटे, सब पीछे हटे, इनको छोड़े, पीछे हटे। आगा साहब, बेग साहब, आगा साहब, सर मैंने अब इनका दो डॉक्टर तारिक इजाज चक्रानी। सर ये समझते हैं कि ये हर किसी पे झूठा इल्जाम लगाए और हम जवाब नहीं देंगे। जनाब स्पीकर, हम जवाब देंगे, इनका झूठ को एक्सपोज करेंगे। और हाँ, जब इनको कोई तकलीफ होगा, जब इनके ऊपर कोई जायज कंप्लेंट होगा, तो इनको नजर आएगा कि मैं सबसे पहले उनके साथ खड़ा होऊंगा। मगर जब वो आइन को तोड़ेंगे, जमहूरियत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो सबसे पहले मैं वो आदमी होऊंगा जो उनके सामने खड़ा होऊंगा। आखिर पे जनाब स्पीकर, मैं इस किस्म के हरकतों से खुद तो मायूस नहीं होता, मगर पाकिस्तान के अवाम इस किस्म के हरकतों को पसंद नहीं करते। वो ये पसंद नहीं करते सर, ये तो बहुत जज्बाती लोग हैं, मैं क्या कहूँ। ये तो दो घंटे से शोर मचा रहे थे। आमिर डोगर साहब, एक ही सेंटेंस पे ये चीख उठे हैं। अब आमिर डोगर साहब, अगर आप बात करेंगे तो आमिर डोगर साहब, हौसला रखे कि आप हमारा जवाब तो सुन ले। इतना भी हौसला नहीं है, बड़ा अफसोस की बात है। एनीवे जनाब स्पीकर, मेरा बात करने का मकसद ये था, मैं रिपीट करूंगा इसलिए वो पहले शोर कर रहे थे कि इनके खिलाफ अगर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई अमल उठाया जाता है जो कि गैर जमहूरी या गैर आईनी होगा, तो मैं इनका दिफा करूंगा। गालियां दे रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि मैं इनका दिफा करूंगा। मगर अगर ये कोई गैर आईनी और गैर जमहूरी काम करेंगे तो मैं इनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। इस आखिरी दो बात, एक ये कि जनाब स्पीकर, जब तक अचकसाई साहब कह रहा था उस दिन के रेजोल्यूशन पास करे कि मुदाखलत ना हो, आप जितना भी रेजोल्यूशंस पास करना चाहे आप पास करें। जब तक सियासतदान दो चीजें नहीं करते, एक, हम एक दूसरे का अगर सियासतदान इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और हमारा इज्जत नहीं करेगा, और ना ही हमें वो उम्मीद रखना चाहिए किसी और से कि वो हमारा इज्जत करेंगे। अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे, अगर हम सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं करेंगे, तो हम बाकी इदारे से भी ये उम्मीद ना रखें, चाहे वो हमारा इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारा जुडिशरी हो, कि वो अपने दायरे में रह के अपने आईनी किरदार अदा करेंगे। यही वजह है कि हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिल के अपना फर्ज अदा करें, इससे पहले कि हम दूसरों पे
तंकीद करना शुरू कर दे। जनाब स्पीकर, अब मैं इसलिए कि मैं माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा था कि एक मैं मई 9 पे अगर बात करूँ, मगर इनको थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। बस एक बात मैंने मई 9 का करना था, मगर मेरा ख्याल में मैं छोड़ दूँ। बिलावल साहब 1 सेकंड रुकें। डोगर साहब 1 सेकंड जी, डोगर साहब, उमर अयूब साहब, इजाज साहब, देखें जो मैं कर दूंगा आप लोग तशरीफ रखें। जो एक्सपंज करने वाले होंगे किसी की तकरीर में मैं जरूर एक्सपंज करूंगा, मगर आप इधर रहें, उनको इधर रहने दें। आई डोंट वांट एनी फिजिकल कांटेक्ट। जो एक्सपंज करने वाले अल्फाज होंगे मैं एक्सपंज कर दूंगा, मगर प्लीज अलग-अलग, आई डोंट वांट एनीवन टू टच एनी। ये मैं देख लूंगा प्लीज। अब आप लोगों का प्रोटेस्ट हो गया, अब करने दे। मैं जो होने वाला होगा इसके अलावा भी बहुत अल्फाज है, मैं कर दूंगा। मैं वो करूंगा जो होने वाले। प्लीज जी बिलावल साहब। जनाब स्पीकर, मैं मई 9 की वाकई आप ये सुनना चाहेंगे, नहीं सुनना चाहेंगे तो आपकी मर्जी, लेकिन आपकी मसला है ये। नहीं चले। जनाब स्पीकर, मई 9 के बारे में जिसका हम सब ने मज़ामत किया, अब मैंने सुना है कि चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदपुर साहब ने एक इंक्वायरी का मुतालबा किया है और कह रहा है कि जो उस इंक्वायरी के मुताबिक को सज़ा मिलना चाहिए उनको सज़ा दे, और जो उस इंक्वायरी के मुताबिक बेगुनाह है इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं इस बात को इंडोर्स करता हूं। अगर पीटीआई ये साहब और वो चीफ मिनिस्टर साहब हमें यकीन दहानी दे कि हम वो जो जुडिशल कमीशन बनाएंगे तो जो भी उनका फैसला होगा मुझे मानना पड़ेगा, इनको भी मानना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि कोई हमारे इदारे पे हमला करे, कोई हमारा शोधा मेमोरियल्स पे हमला करे और पाकिस्तान इस बात को भूल जाए। ना इस मुल्क की सियासत आगे बढ़ सकेगा, ना इनका सियासत आगे बढ़ सकेगा, ना हमारा सियासत आगे बढ़ सकेगा जब तक हम इस इशू को एड्रेस नहीं करते। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं। चीफ जस्टिस फैज ईसा से आप दरख्वास्त करें कि वो खुद उस जुडिशल कमीशन का सरबराह बना के हमें मेनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिनको सजा मिलना चाहिए मैं आपको कहूंगा कि सजा दिलवाओ, और जो बेगुनाह हैं तो आप भी कहेंगे कि वो बेगुनाह को आप इंसाफ दिलवाए। इस बात पे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपको मुबारक भी हो, एंड वी विश यू गुड लक। जी शुक्रिया जी। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। तशरीफ असद कैसर साहब, असद जी ठीक है, काउंट भी मेड।
कि एक तो मैंने पहले ही कह दिया था एक्सपंज करें, उसके बावजूद मेंबरान यहाँ से नहीं जा रहे। चीफ विप की आपके डोगर साहब की बात नहीं माननी तो मुझे बता दें कि किसकी बात माननी मेंबरान ने। मैंने जब कहा यहाँ पे कि मैं एक्सपंज कर देता हूँ, अली साहब भी खड़े थे, अली मोहम्मद साहब को भी मैंने कहा कि मैं एक्सपंज कर देता हूँ, और फिर बिलावल साहब ने खुद बड़ापन दिखाया कि उन्होंने कर दिया। अब मेरी एक गुजारिश है, देखें सिचुएशन अगर ख़राब होगी यहाँ पे, अगर खुदा न खास्ता किसी का किसी को हाथ लग गया, मुनासिब नहीं होगा। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप इस साइड पे करें, ये प्रोटेस्ट करेंगे उस साइड पे करें, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट करें, मुझे मंजूर है, मगर आपने भी मेरे खिलाफ करना है करें, मगर प्लीज एक थोड़ा सा डिकोरम रखें। पूरा पाकिस्तान भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही, एक हद तक यहाँ तक आए, इतना ना आए कि एक दूसरे के करीब आ जाए, हाथ लगे। हमने जो आज जो बातें सुनी है ये सब रिकन्सिलिएशन की बातें, के इकट्ठे बैठे, तो इसमें तो मुझे उम्मीद है कि आप सबकी यही ख्वाहिश होगी, और आप अपनी तकरीर में भी मुझे यकीन है ये बात करेंगे। तो डोगर साहब, इजाज चक्रानी साहब, डॉक्टर तारिक साहब, ये बैठ के तो ये इंशाल्लाह ये चीजें मेरे साथ बैठ के कोड ऑफ कॉन्डक्ट जरूर डिस्कस कर लें। जी शुक्रिया। असद कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो साइफर की बात की है, मैं हमारी पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाए, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाए। आए अगर आप तैयार हैं तो उस पर जुडिशियल कमीशन बनाए। जिस तरह साइफर में जो हमारा मौकिफ था कि एक 19 ग्रेड का ऑफिसर। जी, हाउस इज इन ऑर्डर। काइंडली ओथ के लिए मेंबर्स खड़े हों। जी मैंने कह दिया ना, हाउस इज कंप्लीट, यू कैन काउंट इट योरसेल्फ आल्सो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा, कि बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन और कानून और असम्बली के कवायद के मुताबिक हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, बहबूदी और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा, कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा, जो क़याम पाकिस्तान है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। प्लीज साइन द रोल। जी, थैंक यू फॉर शेमिंग मी, थैंक यू।
जी उमर अयूब साहब ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो मैं इस मुअज़्ज़ज़ हाउस की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज हम लोग मुअज़्ज़ज़ हैं। जनाब स्पीकर यहाँ पे जनाब स्पीकर यहाँ पे एक अहम लोग सब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर बहुत अहम पॉइंट ये है कि आज यहाँ पे 4-5 मेंबर्स ने आके इधर ओथ जो ली है, जो हलफ लिया है, वो गलत है। वो गलत है। राना तनवीर साहब जवाब देंगे। जनाब डॉक्टर साहब एक मिनट जरा तशरीफ रखें सारे। डॉक्टर साहब जरा तशरीफ डॉक्टर साहब इनको बात डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें। डॉक्टर साहब मैंने इसके ऊपर होमवर्क करके डॉक्टर साहब जरा तशरीफ रखें एक मिनट। जनाब स्पीकर, सबसे अहम बात वो ये है कि जिन मेंबरान ने आज ओथ ली है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है, वो गैर आईनी तौर पे ले रहे हैं और उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है। ये पॉइंट नंबर 1 है सर। और इनको जो हाउस ने एडमिनिस्टर किया है वो वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जनाब स्पीकर, यहाँ पे बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज़ को नॉमिनेट किया और बैसियत कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन यहाँ पे जो मैंने स्पीच भी की और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा था अपनी पार्टी को भी। मैं गया अपने कायद को मिलने के लिए अडयाला जेल में। हम लोगों के पास कोर्ट ऑर्डर्स थे, उसके बावजूद ये दूसरी बात है जनाब स्पीकर कि जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया और ये बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत वो क्या है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट उस आइन के ताबे आता है या नहीं आता? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी गवर्नमेंट के ताबे है या नहीं है? क्या वो जेल सुपरिटेंडेंट किसी कोर्ट के ताबे है या नहीं है? या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा? तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते। और ख़वातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन को ख़वातीन के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि रेजोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ आई हैं, अगर आप लोग इधर भी कंसल्ट कर लें। ये जी वुमेंस डे की जी अटॉर्नी जनरल साहब,
would you like to respond on this? Ji. Thank you, Mr. Speaker. नहीं, अब ये जवाब देंगे। उमर साहब तशरीफ रखें, इनको जना सबको बुला के फिर अटॉर्नी जनरल ताकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है ना, चलें बात कर लीजिए। ठहरिए जी, माइक खोलें। नहीं, अभी लेट्स रिजॉल्व दिस इशू फर्स्ट, देन वील। जी, माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब स्पीकर, हमारी जो रिजर्व सीट्स है, पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए। ये मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूँ कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPAs सिंध असम्बली में हैं, 107 MPAs हमारे पंजाब असम्बली में हैं और 90 MPAs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी, काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब, आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। ऑनरेबल मेंबर स्पीकिंग, प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी, 12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असम्बली में। ये 23 सीट्स हैं। इसके अलावा जो KPK असम्बली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असम्बली में हमारे 24 MPA की सीट्स है और नॉन मुस्लिम की सिंध असम्बली में 2 वमेन की सीट्स है। KPK में 21, पंजाब में 24 और सिंध असम्बली में 2। नाम ये टोटल स्पीकर साहब 47 सीटें बनती है। हमारी 8 नॉन मुस्लिम्स की बनती है प्रोविंशियल असम्बलीज में। इस पे जो पिटीशन का जिक्र आ रहा है जनाब स्पीकर, हमने पिटीशन किस तरीके से फाइल की, हमने 4 एप्लीकेशन भेजी इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से हमने मुतालिबा किया कि नेशनल असम्बली और 3 प्रोविंशियल मिसरी असम्बली में हमारे वोमेन और नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीटें दें। कमीशन ने उस पर डिसीजन देने से पहले इंतज़ार किया और 6 और एप्लीकेशन आई है दूसरी पार्टियों की। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सुना, अब इनको सिर्फ नोट फरमा ले, 28 तारीख को हेयरिंग हुई, 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑर्डर किया 1 मार्च, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर को अनाउंस नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया 4 तारीख को 4 बजे दिन, 4 तारीख को 4 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर अनाउंस किया और 4 मार्च को ही नोटिफिकेशन इशू की। इसलिए जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशन नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया और कोर्ट ने हमें स्टे दे दिया। और स्टे में आदो प्रिसाइसली ये वर्ड लिखे थे कि द स्पीकर शैल नॉट एडमिनिस्टर वोट, उसमें 5 to 22 तक रिस्पॉन्डेंट थे, उसमें KP वाले शामिल थे, लेकिन ये ज़रूर इंक्लूड था उनके सब्जेक्ट मैटर में कि उनको किसी सूरत ओथ एडमिनिस्टर की नहीं किया जाएगा। वो ऑर्डर की कापी आपके पास भेजना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। इनको जब तक वो ऑर्डर सारे हाई कोर्ट फैसला नहीं करती वो आपके पास कम्युनिकेट हुआ होगा। अगर वो आपके पास नहीं तो वो हाई कोर्ट का काम है, क्योंकि रेस्टे का मैटर हाई कोर्ट खुद इंप्लीमेंटेशन बेंच भेजती है और इलेक्शन कमीशन भेजता है। उससे पहले इनको ओथ एडमिनिस्टर करना उस ओथ की वायलेशन है और हमारी राइट की वायलेशन है। हम ये पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं स्पीकर जी। गौर साहब, आपने बजा फरमाया, ना हमें कोर्ट की तरफ से इतला आई है ना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हम अटॉर्नी जनरल का व्यू पॉइंट भी ले लेते हैं
फिर आप, if you need to respond after that, देख लीजिएगा जी. जी, Attorney General साहब. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also two other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were pleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women which were pleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. जी, ये सही है कि केपी का कोई मेंबर this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. मगर अटॉर्नी जनरल साहब, हमारे पास ना कोर्ट का आया और ना इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटेरिएट तक आया. Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker, the reserved seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentage share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserved seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserved seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being pleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if there was, it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country, but if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case,
the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. Ji, Gaur sir. Mr. Speaker. Mr. Speaker, what the learned Attorney General is actually said is actually referring to, and I think that he has not read the order, he has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court. I will just go through some of I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court. And the High Court is against, the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 94, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the Worthy Attorney General for Pakistan and the Worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court. And the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered vote, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. May I have your attention, Speaker? Speaker Sahab, attention please. Ji, Gaur sir. Mr. Speaker, therefore the matter is sub judice, not only sub judice in the High Court, but the High Court has passed a stay order, and that applies to all cases. And my request therefore would be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered. Ji, thank you. Mera khayal hai, I've heard Gaur Sahab also, and I've heard the Learned Attorney General also. और आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस इशू के एक तो हमें कोई इतला नहीं मिली, तशरीफ़ रखें प्लीज़, एक मुझे इतला नहीं मिली, दूसरा अगर इतला भी मिलती तो हमने वी वुड हैव गॉन बाय द बुक. तो इसलिए अब मैं 2-3 चीज़ें गोश गुजार करना चाह रहा हूँ. एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल मेंबर्स प्लीज ऐसे ना करें. अगर पानी भी पीना होता है तो यू हैव टू सीक परमिशन. दूसरा, सोशल मीडिया के टिकटॉकर्स जो यहाँ गैलरी में बैठ के ये वीडियोस बनाते हैं, दिस इज टोटली प्रोहिबिटेड. अभी तक तो हमने इस पे ऑब्जेक्ट नहीं किया, मगर अगर अब ये बनेगी तो वील टेक एक्शन. तीसरा ये है कि जो लॉबीज हैं, दे आर पार्ट ऑफ दिस हाउस, और वो यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज़ में कोई लोग तशरीफ़ ना लाएं. और सिक्योरिटी की वजह से विदाउट एंट्री पास प्लीज़ मेहरबानी करके मेंबरान ना आए. लीव एप्लीकेशन. अरशद अब्दुल वोरा हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव ऑन 4th March. इज़ लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड. ख्वाजा इज़हारुल हसन हैज़ रिक्वेस्टेड फॉर ग्रांट ऑफ लीव फॉर 4th March. इज़ लीव ग्रांटेड? ग्रांटेड. Sayyid Hafizuddin has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakil Khan has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Khurram Murawwar Manj has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Ayaz Ali Shirazi has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Hamida Hussain has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Mia Ghaus Mohammed has requested of grant of leave from 8th to 12th March. Is leave granted? Granted. Election Commission of Pakistan को हमने National Assembly का ये जो सारे चेंबर और हॉल हैंड ओवर करना है, तो उसके लिए एक रेजोल्यूशन नवीद कमर साहब मोशन मूव कीजिए. जी नवीद कमर साहब. Sir, this is because today is International Women's Day. So Women's Day पे भी इसके बाद आएंगे. Women have moved
resolutions to call attention to this particular event. तो motion move करे Women's Day के ऊपर. Motion move करे Women's Day के ऊपर. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolution, orders a day and notice of resolutions for today may be suspended in order to take up the resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. Resolution move कीजिए. कौन करेगा? Is this a joint resolution? अगर जी एक रेजोल्यूशन और मेहरबानी करके अगर आप सबसे साइन करा लीजिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द आइल. जी ये पहले हम इसको कर लें जी रेजोल्यूशन का. जी ये सैर कामरान साहबा मूव करेंगी. जी कीजिए. ये मैंने उनको दे दिया. इसके बाद एक सेकंड जी असद कैसर स्पीकर साहब. असद कैसर साहब मुंह पे स्पीकर. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मैं इसी सीट पे बैठा था जी और मिस्टर शहबाज शरीफ साहब 4-4 घंटे और 2-2 दिन तकरीर करते थे और मुझे कहा जाता था कि जब अपोजिशन लीडर उठे उसको उसी माइक देनी है. तो हमारा अपोजिशन लीडर डिमांड करता है तो कहेंगे इसको तो ऑनर करें ना जी. तशरीफ रखें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. अभी तक तो ये नहीं बने ना. नहीं कहाँ हो गया. खुद से हो जाता है. नहीं कोई तरीका होता है कोई. मेरा भी इनसे बड़ा ताल्लुक है. बहुत एहतराम का रिश्ता है. इनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने तो देना पहले. आप लोग बनाना नहीं चाह रहे. नहीं उमर साहब ये लोग आपको उमर साहब ये आपको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनाना चाह रहे. इनको पता है किस तरह बनता है. जी मूव कीजिए जी. सैर का जी एक सेकंड सजेशन दीजिए उमर साहब. उमर साहब का माइक खोलें. शुक्रिया जनाब स्पीकर. मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ. जनाब स्पीकर ये भी हमारी गलती तो नहीं है कि शहबाज शरीफ उठ के अपनी स्पीच पे कहते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनने का. उस पर मेरी कम से कम गलती नहीं है. नंबर एक. नंबर दो शहबाज शरीफ साहब के कहने से तो अभी तक नहीं बने. उसको डीसीट करना पड़ेगा फिर मैं ऑपोजिशन लीडर की सीट ले लूंगा. बेफिक्र है आप सर. जनाब स्पीकर नंबर 2 अहम बात इस ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस रेजोल्यूशन के हवाले से आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. हमारी खवातीन इसी की रेजोल्यूशन है जी. उसी पे रेजोल्यूशन है. उसी पे सर एक अहम ये मैं सारे साथियों से कहूंगा जरा आप पुरअमन तरीके से इसको सुन लें सब्र से. हमारी बुशरा बीबी यास्मीन राशिद साहब. नहीं दिस इज इररिलेवेंट. नहीं सर हमारी खवातीन सहर साहब बढ़िया. अगर आप चाहते हैं कि डिबेट ना हो इसके ऊपर तो फिर नहीं करेंगे. आई हैव टू हैंड इट ओवर टू द इलेक्शन. बात कीजिए जी.
Seher Sahaba. Recognizing the significant potential and contributions of women in all spheres of life. Honoring the memory of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, the first elected Prime Minister in the Islamic world and twice elected Prime Minister of Pakistan, as an icon of women's struggle, courage and resilience in the face of challenges. Acknowledging the accomplishments and contributions of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as leader of the House and leader of the opposition, and her unwavering dedication to democracy, women empowerment, human rights, social justices, and equitable society. Realizing the need for increased efforts, resources, and focus on women and girls in fulfilling their potential. Taking note of this year's UN theme, Invest in Women, Accelerate Progress, the National Assembly of Pakistan expresses deep appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as a role model for women and mothers in general, and women politicians and parliamentarians in particular. Emphasizes the importance of continued and sustained efforts to remove barriers and obstacles that hinder the realization of women's full potential. Calls upon governments, the private sector, and families to invest more in women and girls, enabling them to make even greater contributions to progress and development. Therefore, be it resolved that the National Assembly of Pakistan recognizes the importance of International Women's Day in fostering gender equality, commemorating women's accomplishments, and advocating for women's rights. Expresses the appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto for her extraordinary leadership, bravery, and commitment to advancing women's empowerment. Pledges to uphold her legacy by championing policies that empower women, ensure equitable opportunities, and eradicate gender-based discrimination. Encourages all citizens to actively engage in building a more inclusive and just society. Strongly condemn the growing incidences of violences and harassment against women in general and women politicians in particular. Directs all concerned departments to show zero tolerance towards the perpetrators and inciters of crimes against women. Resolved on this 8th day of March, in tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, we reaffirm our dedication to advocating for women's rights and nurturing a society where every woman's voice is valued and honored. Further resolves to promote gender equality through legislative measures, education and awareness campaigns to eliminate gender-based violence, discrimination and stereotypes. Calls upon all stakeholders, including government, bodies, civil society organizations, and the private sector to work collaboratively in promoting women's empowerment and creating an environment that enables women to thrive in all spheres of life. Urges the inclusion of women in decision-making processes at all levels, ensuring that their meaningful participation in shaping policies and programs that impact their lives. Commits to providing equal access to education, healthcare, economic opportunities, and social protection for women, particularly those in marginalized communities. Resolved on this International Women's Day, let us honor the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who sacrificed her life for restoration of democracy, courageously challenged terrorism, and promoted politics of reconciliation, and strive towards a future where women are truly empowered, valued, and respected, contributing to the progress and prosperity of our nation. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. I wish आपने resolution oppose ना की होती. I wish आप लोगों ने resolution move की होती. आपने अपनी की होती, आपने अभी तक नहीं किया. The House is adjourned to meet again on Wednesday, 13 March at 2. पड़ेगा फिर मैं ऑपोजिशन लीडर की सीट ले लूंगा, बेफिक्र है आप सर. जनाब स्पीकर, नंबर 2 अहम बात इस ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस रेजोल्यूशन के हवाले से, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है. हमारी खवातीन इसी की रेजोल्यूशन है जी, उसी पे रेजोल्यूशन है, उसी पे सर एक अहम, ये मैं सारे साथियों से कहूंगा जरा आप पुरअमन तरीके से इसको सुन लें, सब्र से.
हमारी बुशरा बीबी यास्मीन राशिद साहिबा नहीं, दिस इज इररिलेवेंट। नहीं सर, हमारी खवातीन सहर साहबा बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि डिबेट ना हो इसके ऊपर तो फिर नहीं करेंगे। आई हैव टू हैंड इट ओवर टू द इलेक्शन। बात कीजिए जी सहर साहबा। Recognizing the significant potential and contributions of women in all spheres of life, honoring the memory of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, the first elected Prime Minister in the Islamic world and twice elected Prime Minister of Pakistan, as an icon of women's struggle, courage and resilience in the face of challenges. Acknowledging the accomplishments and contributions of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as leader of the House and leader of the opposition, and her unwavering dedication to democracy, women empowerment, human rights, social justices, and equitable society. Realizing the need for increased efforts, resources, and focus on women and girls in fulfilling their potential. Taking note of this year's UN theme, Invest in Women, Accelerate Progress, the National Assembly of Pakistan expresses deep appreciation and pays tribute to Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto as a role model for women and mothers in general, and women politicians and parliamentarians in particular. Emphasizing